5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, वोटों की गिनती जारी, किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में ढहा लेफ्ट का किला, 34 साल का साम्राज्य टूटना तय, ममता पूर्ण बहुमत से आगे। तमिलनाडु में भी बदलाव की लहर, जयललिता ने करुणानिधि को पीछे छोड़ा, भारी बढ़त से चल रही हैं आगे। केरल में बन सकती है यूडीएफ की सरकार, एलडीएफ 63 सीटों से तो यूडीएफ 74 सीटों से आगे। और मायावती कार्यकाल को आज 4 साल पूरे, यूपी में जश्न का माहौल। नमस्कार, फैसला 2011 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे दत्ता जी, जो कि राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुदेश जी भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दत्ता साहब हमारे साथ हैं और सुदेश जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर लेते हैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की। आज मत गिनती का वक्त है, आज गिनती का दिन है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटों की गिनती लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता का बोलबाला है, तो वहीं दूसरी ओर केरल में यूडीएफ आगे चल रहा है, असम में कांग्रेस आगे चल रही है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल 173 सीटों से आगे चल रही है। उधर पुडुचेरी में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि को पछाड़ती नजर आ रही हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर तक सभी सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अब तक के विश्लेषणों और एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी लाल किला फतेह कर सकती हैं। वहां मोर्चा के लिए केरल से भी शुभ संकेत नहीं है। उधर तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता में कांटे की टक्कर है। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान दत्ता जी हैं, सुदेश जी मौजूद हैं। दत्ता जी, एक बड़ा सवाल यहां पर उठता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें, पश्चिम बंगाल में लगातार लेफ्ट का एक किला बना रहा है, जिसे ढहाना अभी तक संभव नहीं हो सका। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बहुत बड़ी आंधी लेकर नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं पश्चिम बंगाल में काफी घुमा भी हूं चुनाव के दौरान, और मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार जनता वहां पे परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के आशा से ही जनता ने वोट किया है ममता को। मैं मानता हूं कि जैसे आज सवेरे भी मैं आपके चैनल पे बता रहा था कि शायद 10 साल पहले वाम फ्रंट का सुपड़ा साफ हो चुका होता बंगाल में, अगर उस समय ऐतिहासिक ब्लंडर अगर ममता नहीं की होती, रेल मंत्री के पद से अगर इस्तीफा नहीं दी होती वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तो लोगों ने बीजेपी टीएमसी गठबंधन को भी उस समय कबूल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और आप जो है कि ममता, जिस तरह से ममता दीदी ने अपना कार्यकाल संभाली है यूपीए में फर्स्ट टेन्योर पे, और दूसरे टेन्योर पे भी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में रेलवे मंत्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी शुभ रहा है बंगाल के जनता के लिए। और जनता चाह भी रही थी कि ऐसा कोई विकल्प हो जो मतलब कि बिल्कुल लोकल भी हो, जमीनी हो, और जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, और जिसका सीधा सीधा राजनीतिक डोमिनेंस भी हो केंद्र के साथ। तो वो चीज ममता में दिखाई दी और जनता ने सीधा सीधा अपना जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल दत्ता जी, सुदेश जी हमारे साथ हैं। सुदेश जी, क्या लगता है, जो ममता की जमीन से जुड़ने की जो कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया आती है, जो आम जनता के साथ उनका जुड़ाव होता है, क्या उसी का यहाँ पर ये नतीजा नजर आ रहा है? जी, ये ममता की तपस्या का भी फल है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से टूट के जब तृणमूल कांग्रेस बनी, उसके बाद एक लड़ाई चलती रही, और टूटने का भी कारण यही था कि कांग्रेस जो थी लेफ्ट के खिलाफ बहुत सशक्त तरीके से नहीं बोलती थी। जो टीएमसी आई, टीएमसी ने बोलना शुरू किया, लेफ्ट के खिलाफ आवाज को मजबूत करना शुरू किया। और उसके बाद देखिए, जब जन सैलाब होता है, जनता जो होती है उसको आप कितनी दिन बेवकूफ बनाएंगे। लेफ्ट फ्रंट ने जो किया, डेवलपमेंट की बात किया, लेफ्ट फ्रंट ने नया रिफॉर्म लाया, जो लेफ्ट फ्रंट ने, उसके लिए लेफ्ट फ्रंट इतने सालों तक रही, 34 साल तक। लेकिन जब वही लेफ्ट फ्रंट
जमीन के मुद्दे पर जनता के साथ नहीं थी, एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रीज को दिया जाने लगा, तो जितने भी जो फोर्सेस थे जो लैंड से कनेक्टेड थे वो ममता के साथ जुड़ते गए और ममता का जो कारवा था मजबूत बनता चला गया। और इस बार प्रतीत होता था बहुत पहले से कि ये जो आंधी है इस बार लेफ्ट फ्रंट को उड़ा ले जाएगी, और वही दिखा रहा है। ममता बनर्जी आज 2/3 बहुमत की तरफ जा रही है और शायद लेफ्ट फ्रंट को 100 सीट भी ना मिले, ऐसा हार कभी नहीं हुआ था पहले। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा एक लेफ्ट को विचार करना पड़ेगा कहाँ ये गलत गई, और उसके बाद ही ये फिर उससे उभर कर आएगी। जी बिल्कुल सुदेश जी, वाकई में लगता है कि यहाँ पर जो बड़े राज्य हैं, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बहुत कुछ पलटता हुआ नजर आ रहा है। दत्ता साहब, बात करें अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी बहुत कुछ इस बार उल्टा हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो करुणानिधि मुंह खाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जयललिता वापसी करती नजर आ रही, क्या लग रहा है? सही बात है। मैं समझता हूं कि सवेरे जब ट्रेंड दिखाई दे रहा था उस समय तो लग रहा था कि शायद कांटे का मुकाबला है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में, पर मैं उस समय थोड़ा सा हैरान था कि इस तरह का कांटे वाला सिलसिला कैसे हो रहा है या फिर इस तरह का नतीजा कैसे आ रहा है। पर अब लग रहा है कि एआईडीएमके तो एक तरफ से मतलब सीधा सीधा एआईडीएमके का लहर चल रहा है, और मैं मानता हूं कि एआईडीएमके शायद वो बरकरार रखेगी वो पॉलिटिकल ट्रेंड जो तमिलनाडु में रहा है कि 5 साल के बाद कोई भी सरकार दोबारा नहीं आती है। तो अभी क्योंकि एग्जिस्टिंग सरकार जो है वो डीएमके लेड सरकार है, तो जनता ने चाहा कि मतलब कि इस बार के नतीजे के बाद और इस बार के चुनाव के बाद मतलब कि चेंज हो और दूसरा वैकल्पिक सरकार सामने आए। दूसरी बात है कि मैं मानता हूं कि 2G स्पेक्ट्रम वाला जो स्कैम है, 2G स्कैम, शायद उसका सीधा सीधा असर अब दिखाई दे रहा है, जिस तरह का ट्रेंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ महंगाई, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था पावर कट वाला मुद्दा। तमिलनाडु में मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण अप्रैल के महीने में चुनाव हुआ है जब पावर क्राइसिस बहुत ज्यादा रहा है। तो ये तीनों फैक्टर, और मैं मानता हूं कि सीधा सीधा जयललिता के फायदा में गया है। और करुणानिधि का तो अब तो लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति है, और मैं थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हूंगा अगर डीएमके और एआईडीएम के बीच में अगर 80-90 सीट का अगर डिफरेंस अगर रहे। बिल्कुल, यानी कि डिफरेंस कहीं बड़ा हो सकता है सुदेशी। लेकिन तमिलनाडु में एक खास ट्रेंड भी रहा है, अगर एक पार्टी चावल बंटवाती है तो एक पार्टी हो सकता है कि टेलीविजन भी बंटवा दे घर घर। ये कितने कारगर होते हैं ये तरीके? देखिए, इस बार जो तमिलनाडु का चुनाव था एक तरह से बहुत बड़ा टेस्ट केस था जी, और वो टेस्ट केस इसलिए था कि पहली बार जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ही ओपन तरीके से ब्राइब दिया गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में जितने कंप्लेंट्स आए हैं उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। 500 रुपया हर घर के मेंबर को दिया गया जो वोटर्स थे उनको, या आइए वोट करिए। अभी नहीं, 4 महीने पहले इतना साइंटिफिक तरीके से पैसा बांटा गया और मिडिल क्लास को ब्राइब किया गया। तो मिडिल क्लास को जब आप ब्राइब करते थे, कोई चलिए सॉफ्ट दे देते थे, इस बार पैसा दिया गया। तो इस बार देखना था कि क्या मिडिल क्लास ब्राइब होके करप्शन के फेवर में देगा या करप्शन के खिलाफ देगा। और आज के दिन देखिए 2G स्पेक्ट्रम, जैसा सुब्रत कमल दत्ता जी भी बता रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा करप्शन का मुद्दा बन चुका था तमिलनाडु में। और जयललिता जब जाती थी अपने भाषण में बोलती थी कि तुम हमारे जूतों को देखते हो, तुम हमारे साड़ियों को देखते हो, लेकिन ये जो घोटाला हुआ है इसके बारे में तुम क्यों नहीं देखते हो। हालांकि तमिलनाडु की जनता जो है उसके सामने बहुत चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको डीएमके के खिलाफ वोट करना है तो एआईएडीएमके गठबंधन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा कोई है ही नहीं वहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि एआईडीएमके करप्शन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इतना जरूर है कि डीएमके करप्शन के खिलाफ वोट हुआ है। और ये चुनाव भी उसी की ओर दर्शाती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जिस तरह से असम में अच्छा कर रही है और जिस तरह से डीएमके बुरा कर रही है तमिलनाडु में, मुझे ये लगता है कि किसी तरह से कांग्रेस ने अपने इमेज को जो बचाने की कोशिश की थी अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, जिसके बाद उन्होंने एक कमेटी बैठाई, माना कि एक लोकपाल बिल लाया जाएगा। मुझे लगता है इसका कुछ असर दिख रहा है कि कांग्रेस के करप्शन को लोग सेपरेट कर पाए हैं और डीएमके को वहां करप्ट माना गया है और इसलिए डीएमके के खिलाफ वहां वोट पड़ा है। बिल्कुल, चलिए तो ये 2 राज्यों की बात थी। लेकिन अगर केरला की बात करें, केरला में कुछ स्थिति लगभग बैलेंस नजर आ रही है, बराबर नजर आ रही, जहां लगभग जितना लेफ्ट जा रहा है उतना ही कांग्रेस जो गठबंधन है वो भी उतना ही जाता हुआ नजर आ रहा है। दत्ता जी, अगर केरला पे नजर डालें, क्या सूरत हाल हो सकता है? मैं थोड़ा सा अचंभित हूँ केरला के नतीजे को लेके, क्योंकि शुरुआती तौर पे जब चुनाव का जब घोषणा नहीं हुआ था, मैं मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी चरम सीमा पे था
और वहां पे लग रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल पे यूडीएफ वाला जो गठबंधन है उसको शायद अपर हैंड है। पर मैं मानता हूं कि वो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो था यूडीएफ को, वो चुनाव के दौरान और चुनाव के कैंपेन मैनेजमेंट और कैंपेन स्ट्रेटेजी के दौरान कहीं ना कहीं पे वो अपर हैंड यूडीएफ खो चुकी है। और आज इसीलिए मतलब कि ये कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में। दूसरी बात, जैसे मैंने सवेरे भी जिक्र किया था कि लीडरशिप की जहां बात आती है, केरल में शायद लीडरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो रखता है, पॉइंट रखता है। और अच्युतानंद जो मतलब कि एग्जिस्टिंग जो चीफ मिनिस्टर है, उनका खुद का इंडिविजुअल रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है केरल में। और दूसरी बात है कि सेंट्रल कांग्रेस की जो सेंट्रल की आला कमांड के जितने लोग हैं, और खास करके राहुल गांधी जी का जो बयान है कि जिसपे उन्होंने कहा था कि क्या 80-85 साल के बुजुर्ग को आप लोग चुनेंगे सीएम के हिसाब से, तो शायद वो कहीं ना कहीं पे उस चीज को डिसरेस्पेक्ट के हिसाब से देखा गया है केरल में। क्योंकि केरल में जो वरिष्ठ और जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है केरलियन सोसाइटी में, और खास करके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो मैं मानता हूं कि वो भी एक फैक्टर है। दूसरी बात है कि जहां पे मतलब एक जुझारू क्षेत्रीय नेता के हिसाब से अच्युतानंद को दिखा जाता है केरल में, और लोगों को लगा होगा कि शायद वो मतलब कि अच्छे तरह से बाटर कर पाएंगे या फिर अच्छी तरह से केंद्र के जितने सारी नीति है उन सब चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। तो शायद इसी के चलते मतलब तो अच्युतानंदन की छवि का यहाँ पर जरूर लेफ्ट को फायदा मिला केरल में। बहरहाल हालांकि सूरतें क्या होगी हाल वो वाकई में देखने वाली बात होगी सुदेश जी, लेकिन केरल में क्या लगता है जिस तरह से जो रुझान फिलहाल नजर आ रहे हैं, ऐसे में खिचड़ी सरकार आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो सरकार बना ले, लेकिन देखिए जो अच्युतानंद जी का जो क्रेडिट है, जो उनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसका सीपीएम को फायदा मिला। अगर सीपीएम ने जो वहाँ की दूसरी ग्रुप है पिनारी विजयन, जो कि काफ़ी करप्शन केसेस आए उन पर, और इसके खिलाफ अच्युतानंदन ने स्टैंड भी लिया। एक समय आ गया था जब लोग बोल रहे थे अच्युतानंदन को टिकट नहीं दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ जो केरला का वोटर है वो बहुत पोलराइज्ड है, वहाँ कोई फ्लोटिंग वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण अच्युतानंद जो थे उन्होंने कैडर को साथ रखा। जो आइडियोलॉजिकल कैडर है वो अच्युतानंदन के साथ था, और पिछले 3 महीने पहले नहीं लगता था कि लेफ्ट फ्रंट कहीं भी टिक पाएगी, जिस तरह से उसकी हार हुई थी हर जगह। लेकिन इस 3 महीने में अच्युतानंदन ने अकेले दम पर और प्रकाश कारत के ग्रुप के खिलाफ लड़कर कैडर को साथ लेके यह दिखा दिया कि अगर एक्शन लिया गया होता पिनारी विजन के खिलाफ तो शायद लेफ्ट फ्रंट बहुत बहुमत से वापस आ सकती थी केरला के ट्रेंड को झुठलाते हुए। मुझे लगता है अच्युतानंद को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देनी होगी। और वहीं प्रकाश कारत की इंडिविजुअल लेवल में एक तरह से करारी हार हुई है कि पिनारी विजन ग्रुप को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया था। जी बिल्कुल, तो केरल में जरूर तस्वीर यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं उल्टी, लगभग बैलेंस नजर आ रही है, यानी कि अच्युतानंदन को जरूर यहाँ पर फायदा हुआ है। या ये कहें कि जिस तरह से दत्ता साहब ने कहा कि अच्युतानंदन की एक छवि जो थी वो यहां पर लेफ्ट के लिए, वामपंथी दलों के लिए फायदा कर गई है। बहरहाल अगर पुडुचेरी की बात करें दत्ता साहब, पुडुचेरी बहुत ही छोटा राज्य, लेकिन कांग्रेस वहां पर बढ़त बनाए हुए है। हाँ, कांग्रेस का शुरू से पुडुचेरी में अच्छा खासा एक होल्ड रहा है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस का जिस तरह का स्ट्रेटेजिक जो वो रहा है, इक्वेशन रहा है इस बार के चुनाव के दौरान, और खास करके जितने सारे मुद्दे लेके सामने आए हैं कांग्रेस, तो शायद लगता है कि जनता ने उस मुद्दों को एक्सेप्ट भी किया है और उस मुद्दों पे भी वोट डाले हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि पुडुचेरी में भी जो भी नतीजा हो, फाइनल जो भी नतीजा निकले, मैं मानता हूं कि जो मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री होगा दोनों गुट के बीच में वो बहुत ही कम होगा। और शायद यही होगा कि 500 से लेकर 1000 वोटों के अंतर में मतलब कि एक पार्टी के नेता जीते और दूसरे पार्टी के नेता हारे। पर मैं मानता हूं कि वहां पे क्लोज फाइट बहुत ज्यादा है पुडुचेरी में, और ये भी देखना होगा कि अल्टीमेटली रिजल्ट वहां का क्या, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। पर एआईडीएमके का जो परफॉर्मेंस पुडुचेरी में है, मैं मानता हूं कि वो भी ठीक ठाक रहेगा, खराब नहीं रहेगा। हो सकता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो पुडुचेरी में तो शायद वो डीएमके को होगा। बिल्कुल, तो पुडुचेरी में हालांकि कांग्रेस फिलहाल बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं। 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर आज मतों की गिनती चल रही है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम। असम की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद दत्ता साहब हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सुदेश जी भी बने रहेंगे।